मॉक टेस्ट का स्वरूप आज हम लोग जारी रखेंगे। तीसरा मॉक टेस्ट होगा ये। और ये पूर्णतः उसी पैटर्न पे आधारित होगा जिस पैटर्न पे एनटीए परीक्षा लेती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप यथाशीघ्र समय में 100 प्रश्न लिखेंगे और फिर उनका उत्तर व्याख्यात्मक शैली में, ऑप्शनल शैली में होता है पेपर, यानी 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं पेपर में, परंतु जब हम लोग मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो साधारण रूप से 4 ऑप्शन यदि मैं आपको दे दूंगा तो आप सिर्फ उन्हीं 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर को चूज कर लेंगे, फिर आप सीख कुछ नहीं पाएंगे, है ना। तो सीख पाने का सबसे बेहतर जरिया है कि आप उस मॉक टेस्ट को व्याख्यात्मक शैली में दें। जितना भी प्रश्न आपको आए उन प्रश्नों की प्रॉपर व्याख्या और कोर डेटा, टू द पॉइंट डेटा, उसमें क्या आप जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप उनका नाम लिखते हुए उनकी कंसिस्टेंसी, कहाँ से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, कौन थे प्रधानमंत्री हैं, और क्या उनको अलग बनाता है, इन इन 3-4 बातों का ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे उत्तर। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने दिया, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो आप अस्थि का नाम लिखते हुए वो कहाँ स्थित है और उसके अंदर बाकी अस्थियों से क्या खासियत है, सामान्य रूप से अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें से ये कौन प्रकार की अस्थि है, इतना लिखेंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन। बाकी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग अपनी इस आज की मॉक टेस्ट की कक्षा को सुनियोजित ढंग से शुरू कर पाए। अब मैं मीटिंग लॉक कर दे रहा हूँ ताकि जो भी समय से लेट आ रहा है वो अब ज्वाइन ना कर सके। ध्यान रखिए, हम लोग बिल्कुल शार्प 1 या 2 मिनट लेट हो तो चलता है, लेकिन 2 मिनट से लेट हो तो इसका मतलब अनुशासन विहीनता है। जिनके नेट में डेटा कम हो, जो सुबह से डेटा समाप्त कर चुके हो, तो ऐसे लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपना, यदि ऐसा हो कि आपके के बंद रहने के कारण से आपका डेटा सेव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बंद कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि प्रश्नों की श्रृंखला शानदार चले। चलिए, मैं आज यूनिट 6 लूंगा। साथ में जनरल एबिलिटी के तहत आपकी उस योग्यताओं की भी जांच करेंगे हम लोग, जो यूनिट 10 में आता है और यूनिट 7 में भी आता है। यूनिट 10 में जैसे कुछ आसनों का प्रभाव क्या है, कौन से अंग पे प्रभाव है, ये भी जज किया जाएगा। तो आज थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ यूनिट 10 को, क्योंकि यूनिट 10 ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे पढ़ाया जाए यूनिट 10 में। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उन यूनिट 10 का अभ्यास आप लिख के कर लें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी क्रिया विशुद्धि चक्र को पुष्ट करने में सहायक होती है? कौन सी क्रिया विशुद्धि चक्र को ताकतवर करने में, पुष्ट करने में सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अश्विनी क्रिया, अश्विनी क्रिया कौन सी प्राणवायु को स्थिर रखने में सहायक है? कौन सी प्राणवायु को स्थिर रखने में सहायक है? स्थिर रखने में सहायक है। हर क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, 1 या 2 ऐसी चीजें होती हैं जिसे आपको अंडरलाइन करके रखना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन की आत्मा होती है, जैसे अश्विनी क्रिया है, तो अश्विनी क्रिया से संबंधित जितना डेटाबेस आपके पास आ सके वो आपको और एक्सपर्ट बनाता है, उतना ही शानदार व्यक्तित्व बनाता है। अश्विनी क्रिया का सामान्य वर्णन किस पुस्तक में है, कहाँ से ये प्रक्रिया आई है, क्यों इसे अश्विनी क्रिया कहा जाता है, किन किन पुस्तिकाओं में इसका वर्णन है, इस तरीके का ज्ञान आपको सामान्य भीड़ से अलग बनाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप मूल प्राप्त कर लें, प्रश्न की जो आत्मा है वो आपको मिल जाए, तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए कि इसे आपको पढ़ना है और मार्कआउट करके रखिए। प्रतिदिन यदि आप सिर्फ 10 टॉपिक पे एक छोटा निबंध, लघु निबंध लिखेंगे तो भी आपका बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कौन सा प्राण मानव शरीर के सभी अंगों में उपस्थित है?
कौन सा प्राण मानव शरीर के सभी अंगों में व्याप्त है? अगला अगला प्रश्न है, क्षय रोग का क्या कारण है? क्षय रोग का क्या कारण है? माना बैक्टीरिया, वायरस, कौन सा कारण होता है? आगे लिखिए, क्षय रोग में कौन सी योग की क्रिया उपयोगी है? इन जनरल ट्यूबरकुलोसिस भी इसे कहते हैं। क्षय रोग में कौन सी योग की क्रिया उपयोगी है? इसका ऑप्शन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शनल ही होना चाहिए, नहीं तो वैसे तो आप कुछ भी डिस्क्राइब कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 भस्त्रिका ताड़ासन, दूसरा, तीसरा मत्स्यासन, चौथा सूर्य भेदी प्राणायाम। भस्त्रिका, ताड़ासन, मत्स्यासन और सूर्य भेदी प्राणायाम। आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का लक्षण क्या है? क्षय रोग का लक्षण क्या है? बेचैनी एवं सुस्ती, ऑप्शन सुन लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का वजन कम होना, बार बार खांसी आना, या उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्नों में जहां भी उपरोक्त सभी के ऑप्शन आए, तकरीबन 80% संभावना होती है कि उपरोक्त सभी ही होगा। ये याद रखिएगा, एनटीए के एग्जाम्स में खास करके ये देखा जाता है कि यदि किसी रोग से संबंधित उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे रहा है, तो संभावनाएं हैं कि ये सब हो सकता है। ठीक है, एक बार आपको जज कर लेना होता है। अगला लिखिए, गले की बीमारी के उपचार हेतु गले की बीमारी के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? ऑप्शंस अगर आप लिखना चाहें तो बहुत तीव्रता से, जल नेति, सर्वांगासन, सिंहासन या भद्रासन। ऑप्शंस लिखना चाहें तो जल नेति, सर्वांगासन, सिंहासन या भद्रासन, या ऑप्शन 5 में उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ठीक है, अगला लिखिए, वजन कम होना, वजन कम होना, थकावट, थकावट, बालों का गिरना, बालों का गिरना, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप इत्यादि किस रोग के लक्षण हैं? इत्यादि किस रोग के लक्षण हैं? अगला प्रश्न है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, हार्मोन है, उत्प्रेरक है? रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन क्या है? अच्छा, अब देखो एक चीज मैं आपको एक ना डिफरेंस क्रिएट दिखाता हूँ। अभी 5 प्रश्न मैंने आपको लिखा है इससे पहले, जो आप लोग अभी जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, ठीक है, हल्का फुल्का जो आपके नॉलेज से होगा। लेकिन अब जो आगे के 95 प्रश्न मैं लिखाऊंगा, उन सारे प्रश्नों में आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये वाला तो मुझे बहुत तेज आता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न लिखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि में होती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ उपस्थित होती है?
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि में होती हैं? आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पेट है, यकृत है, हृदय है, मस्तिष्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम बिल्कुल ऐसे चलाइए जैसे तूफान आगे गुजर रहा हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का जनरल ताप यानी टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में? और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं अगर भूल जाओ तो। देखिए, आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है? आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है? गोपाल रुक जाओ। आकस्मिक ग्रंथि का मतलब सडन, जो ऐसा हार्मोन जो सडन रिलीज करने के लिए हो। हाँ बोलिए, बोल सकते हैं आप। इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी आकस्मिक। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स। अगला प्रश्न है, हॉर्मोन्स एक प्रकार से क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, एसिड है, कैटलिस्ट है? हार्मोन एक प्रकार से क्या है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? वाटर लेवल। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। अगला है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होता है? अगला है, एक मिलीलीटर रक्त में 1 मिलीलीटर रक्त में कितनी आरबीसीज होती हैं? कितनी आरबीसी होती है? आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है ब्लड में, स्प्लीन में, हार्ट में, मैरो में? अगला प्रश्न है, ये वाली जो पेन होती है ना, देखो ये जो 3 रुपए वाली पेन होती है, 3 या 2 रुपए की आती है, ये पेन दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पेन है।
ठीक है। ये वाली जो पेन खरीदोगे ना, ये महंगी वाली, ये 10 रुपए की जो आती है, ये सबसे रद्दी पेन होती है, बिल्कुल धीरे 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 चलती है, चाहे कितनी भी रफ्तार में लिख लो, ये वाली। ठीक है, ये डिजाइनर पेन्स होती हैं सब। तो ये जो ये लिखो फिको होती है ना, लिख के फेंकने वाली, ये पेन सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसकी रफ्तार बिल्कुल चीते की चाल जैसी होती है, तो यही खरीद के रखा करो। ठीक है, तेज लिखना है तो। और बाकी डिजाइनर लिखना है तो बाकी तो अपना जानो। और यदि अच्छी राइटिंग में लिखना है तो एक और पेन आती है, उसका नाम है, भूल गया, 7 रुपए की मिलती थी हमारे समय में, तो पता नहीं कितने की मिलती, तो उससे राइटिंग अच्छी बनती है। क्या कहा, क्या बोला था मैंने? अगले लिखिए। कौन सी कोशिका को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है? कौन सी कौन सी कोशिका को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है? अगला है, आरबीसीज की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसीज की मृत्यु कहाँ होती है? एनाटॉमी के 5-7 सवाल जितने भी आए, गलती से भी गलत ना हो, इतना अभ्यास करके जाइए। एक एक को अगर हम लोग चुनेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अगला प्रश्न बड़ा शानदार है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज वर्सेस डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है? आरबीसीज वर्सेस आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या है? लाल रक्त कणिका का एवं श्वेत रक्त कणिका का अनुपात क्या है? ऑप्शंस है 400:1, 600:1, अनुपात समझते हैं ना, बीच में 2 बिंदु लगा दीजिए, उसे रेशियो बोलते हैं। 800:1 या 900 के अनुपात में 1। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का सर्वाधिक प्रमुख कार्य क्या है? अब यहाँ देखो, उपरोक्त तो सभी का ऑप्शन आया है। ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, रोगाणुओं को खत्म करना, या उपरोक्त तो सभी। अब यहाँ गलती मत कर देना, उपरोक्त सभी का, है ना। नेक्स्ट, हर जगह उपरोक्त सभी सही ठीक नहीं होता। अगला है, प्रश्न है, सही मेल करें, चुनाव करें। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है। ए बी सी डी, उधर ए बी सी डी लिखिएगा। पहले सीधा सीधा लिख लो ए बी सी डी, ठीक है। न्यूरॉन, न्यूरॉन। दूसरा दूसरा है कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया। तीसरा है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और चौथा है एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ठीक है, कुछ ऐसा है जो जिनका नाम आपने कभी जीवन में सुना ही ना हो इन चारों में? कोई है ऐसा वीर योद्धा? बताओ, वीडियो बंद करके बता दो कि हाँ, इसका नाम नहीं सुना मैंने कभी। कोई है? ऑप्शन देने की जरूरत है कि ऐसे ही मार लोगे? बताओ, न्यूरॉन कहाँ पे है? बोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। न्यूरॉन तो ब्रेन में होता है। ब्रेन में। ब्रेन। नर्वस पूरी सिस्टम। बॉडी में ही होता है। कौन कौन ब्रेन होता है? सर नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हाँ, नर्वस सिस्टम, ऐसा उत्तर दो ना, ब्रेन में, ब्रेन में। कॉर्निया, आईज। सर आंखों में। आंखों में सर। कौन? आईज। किडनी। किडनी। नेफ्रॉन एल्वियोलाई, किडनी। नेफ्रॉन किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इस बार मुझे लग रहा है कि 50 सिलेक्शन होने चाहिए हमारे यहाँ से, है ना। चलिए, आगे लिखिए। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? अब म्यूट, मतलब म्यूट कर लीजिए खुद को। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है, यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? पैंक्रियाज। अरे उत्तर नहीं देना भाई।
ऑप्शन सुनोगे तो पैनक्रियास भूल जाओगे। ऑप्शन दूं? चलो, अब बोल दिया तो ठीक है। आगे लिखिए, कौन सी ग्रंथि का यौवन आरंभ के समय अपक्षय हो जाता है? लिखो लिखो, हिंदी में लिखो। अपक्षय हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते सर? मैं जान रहा था कि अगला यही होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कि धीरे धीरे उसका कार्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है, उनमें चेंजेस आ जाता है और चेंज हो जाती है। अपक्षय समाप्ति की तरफ को भी अपक्षय बोल। आगे लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन आपके थायराइड, एड्रिनल, थाइमस या लिवर। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है? तो आपको क्या करना है, सारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है उन सबका लिस्ट बना लेना आप। आगे लिखिए, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है? अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? अगला प्रश्न है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? मानव शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? मानव शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? आगे लिखिए, इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। अगला है, कौन सा हार्मोन हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? इमरजेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं? आकस्मिक हार्मोन किसे कहा जाता है? मेडिटेशन का अभ्यास मेडिटेशन का अभ्यास किस हार्मोन का स्राव कम कर देता है? किस हार्मोन का स्राव कम कर देता है? ऑप्शन लिखेंगे तो लिख लीजिए। ऑप्शन इसका क्या क्या है, सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन इसलिए ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस के विषय में भी नोट्स बनाइएगा, लघु नोट्स बनाते हैं। और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ कोशिश कीजिए कि जो स्टिकी नोट्स आते हैं ना वो ले लेके उसको चिपका के रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के चिपका के उसे सामने रखिए। जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, एक जगह पे पढ़ाई करते हैं, हमेशा उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुंह करके पढ़ाई करते हैं। कभी भी ऐसे स्थान पे नहीं पढ़ते हैं जहाँ पे सोने की संभावनाएं हो। हमेशा स्थान परिवर्तित करके पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सब जनरल नियमावली होती है। अपने पढ़ने वाले स्थान पे बेतहाशा अननेसेसरी किताबों का अंबार नहीं लगाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो चलित ना हो, चालू हालत में ना हो, उसे अपने डेस्क पे नहीं रखते हैं। हमेशा अपना डेस्क बहुत संगठित रखते हैं। जिस भी स्थान पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ भोजन नहीं करते हैं। ये सब छोटे छोटे जनरल प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आगे लिखिए। क्षमा करें, ऑप्शंस था, क्या ऑप्शन था? सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, एंड्रोफिन और थायमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन का अभ्यास, प्रश्न वही रहेगा, बस आगे एक लाइन जुड़ जाएगी। मेडिटेशन का अभ्यास किस हार्मोन के स्राव को बढ़ा देता है? किस हार्मोन के स्राव को बढ़ा देता है? अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फील गुड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आगे लिखिए। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? फाइट और फ्लाइट नाम से कौन से हार्मोन को जाना जाता है? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, के नाम से कौन से हार्मोन को जाना जाता है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? आर्टरीज और वेन दोनों का नाम लिखना है आपको बेसिकली। कौन सी आर्टरी बड़ी है, कौन सी वेन बड़ी है? आगे है, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस दूंगा, देखिए। निम्न में से कौन छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। ए बी सी डी करके लिखिए। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है जेजुनम, जुजुनम, और चौथा है इलियम। अगला प्रश्न है, ब्लड में स्थित प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ब्लड में स्थित प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? अगला प्रश्न है, आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है,
कुछ भी नहीं है। आगे लिखिए। डीएनए डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? एक आधा प्रश्न छूट जाए तो परेशान मत होइएगा, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप छूटा हुआ प्रश्न भी देख के लिख सकते हैं। डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? अब अगला प्रश्न लिखिए। कॉर्टेक्स और मेड्यूला किस अंग का भाग है? किस अंग का भाग है? कोशिका का पाचन उपकरण किसे कहा जाता है? प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, शब्दों के साथ विन्यास परिवर्तित हुआ है। कोशिका का पाचक उपकरण किसे कहा जाता है? और ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज करने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने दो है, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। अब चुनना होगा आप, क्योंकि दोनों ही पाचन में उपयोगी है ना। अब आप चेक करो कि कोशिका के पाचन में या कोशिका में जो पाचन हो रहा है उन दोनों में। यहाँ प्रीपोजिशन का खेल है सारा। प्रश्न है कोशिका का पाचक उपकरण कौन सा है, यानी कौन है जो कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा। प्रश्न ना आए तो 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ये भी एक टेक्निक है। और जब भी प्रश्न ना आए तो तुरंत पहले सांस लीजिए, नजरें ऊपर नीचे कीजिए, पानी पीजिए, और उसके बाद फिर सब ब्लैंक हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रश्न पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलो पानी बह रहा है और रास्ते में कोई चीज, कोई परेशानी है, तो पानी रफ्तार में नहीं बहता, पानी रुक जाता है। लेकिन फिर यदि उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करोगे ना, रफ्तार लाओगे, तो वो वापस बहने लग जाता है। सिद्धांत आता है, परंतु कई बार प्रश्नों के प्रेशर के कारण से आता हुआ प्रश्न भी व्यक्ति भूल जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि इस पेपर के साथ में आप पेपर 1 को भी फोकस बना के रखिएगा। TMRM ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन जो चीज़ जिसे अभ्यास की ज़रूरत है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में कैलेंडर हो गया, सादृश्यता यानी एनालॉजी हो गई, है ना, शब्द विन्यास हो गया, ABCD A से Z तक 1 2 3 4 अच्छे से आना चाहिए, ये सब, ताकि आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये कैसे आता है, रिश्तेदारी निभानी आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कम से कम आपको प्रश्न देख के और ऑप्शंस पता लगेगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। और पेपर 1 के निकाले बिना आप JRF की परिकल्पना मत कीजिए। पेपर 1 का भी मार्क लाना, शानदार मार्क्स लाना बड़ा आवश्यक है, अच्छे नंबरों की आवश्यकता है। आगे लिखिए। एल्वियोलस किस तंत्र का भाग है? एल्वियोलस किस तंत्र का भाग है? आगे है तंत्रिका तंत्र के विकारों का, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के विकारों का यानी डिजीजेस का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, अगला वाला प्रश्न है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? और अगला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, बड़ा बेसिक सा प्रश्न है परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है ना, आदमी जोड़े में यानी पेयर्स में कंफ्यूज जाता है। कई बार वो पेयर पूछता है कुल गुणसूत्रों की संख्या, और मनुष्य मार आता है जोड़ों पे, यानी कि कितने पेयर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। डायबिटीज किस अंग को प्रभावित करता है?
डायबिटीज किस अंग को प्रभावित करता है? एक स्थान पे तकरीबन 8 घंटा बैठने की आदत डालो बिना हिले, तो जाके कहीं जीवन सफलता की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, बिना हिले का मतलब थोड़ा बहुत पानी वानी पी के, लेकिन 8 घंटे तक एक स्थान पे बैठिए, शिक्षा चल रही हो तो। अगला प्रश्न, विश्राम एवं पाचन, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, विश्राम एवं पाचन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट अनुक्रिया का संबंध नर्वस सिस्टम के कौन से हिस्से से है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम के कौन से प्रकार से है या हिस्से से है? अगला लिखिए, 4 रोगों का मैं नाम बताऊंगा, आपको उससे संबंधित अंग पहचानना है। रोग संख्या 1 टाइफाइड, रोग संख्या 2 ल्यूकेमिया, रोग संख्या 3 ग्लाइकोमा और रोग संख्या 4 निमोनिया। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ जी, अनम्यूट करने की आपको आजादी है, आइए। अभी बता रहे थे ना क्या, एक प्रश्न कौन उत्तर दिया था? ओम प्रकाश ने दिया था ना। कोई और बताना चाहेगा? सर ग्लूकोमा तो आंखों से रिलेटेड होता है। चलिए ठीक है, मान लिया। टाइफाइड वो ल्यूकेमिया लिवर, निमोनिया लंग्स का है। निमोनिया लंग्स का है, हाँ ठीक है। लिवर, WBC ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया। ब्लड का होता है सर। ल्यूकीमिया ब्लड का हो गया, चलिए ठीक है। और टाइफाइड? लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज सर इंटेस्टाइन। लीवर लीवर लिवर संबंधित। अच्छा, टाइफी के विषय में आज पढ़िएगा, आज आपका होमवर्क ही ये है। टाइफी लिख लीजिए। 2 जीवाणु विषाणुओं के विषय में बताता हूँ, आप लिख लीजिए। एक तो टाइफी और एक टिटेनीफेरस, इन दोनों के विषय में पढ़ना थोड़ा। टिटेनीफेरस से टेटनस नाम का एक रोग होता है और टाइफी से टाइफाइड होता है। ठीक है। और मलेरिया किस परजीवी से होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। तो एनफ्लीज मच्छर को भी थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, फिर इस पे हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आगे लिखिए, अब ये रोगों का ही क्रम चलेगा। लिखिए, पोलियो रोग मानव शरीर के पोलियो रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? किस तंत्र को प्रभावित करता है? आगे लिखिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? आगे लिखिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आगे लिखिए, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? फैट, स्टिरॉल, प्रोटीन या कार्बनिक सब्सटेंसेस? सभी एंजाइम क्या होते हैं? अगला प्रश्न है, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज क्या है? टिश्यू है या बोन है या जो भी आपको समझ में आए वो ऑप्शन लिख लीजिए। आगे लिखिए, कौन सी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में पाई जाती है, यानी पेयर्स होती हैं?
सिंगल नहीं होती, पेयर होती है। पेयर्ड फॉर्मेट में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? अगला प्रश्न है, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? मध्य प्रदेश शासन ने योग शिक्षा को अपने पीसीएस लेवल के सिलेबस में लाने का मन बना लिया है। ठीक है, तो जो भी लोग मध्य प्रदेश के राज्य के निवासी हैं वो मध्य प्रदेश पीसीएस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके और एसडीएम या डिप्टी एसपी बन सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अभी उन लोगों ने व्यापम में शायद ले लिया है योग को, योग सब्जेक्ट टीचर्स में आ गया है, टीचर्स वाले एग्जाम में। तो आगे आने वाले दिनों में ये बहुत संभावनाएं हैं कि सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बनेगा जहाँ पे इस तरीके का प्रावधान होगा। खुद मैं व्यक्तिगत रूप से भी डॉक्टर सिंह के साथ में संपर्क में रहा हूँ और हमारे बहुत करीबी लोग भी उनके माने माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनके साथ में संपर्क में रहे हैं। शुरू से ही हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किया है। जब वो उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश थे तो हम लोगों के कई सारे कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए हैं। तो अ, इसलिए मैं आपको ये सूचनाएं दे रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश योग आयोग बनेगा और उसके बनने के साथ ही पहला स्टेप यही लिया जाना है कि आयुष एक एमपी आयुष गठित होगा और पीसीएस परीक्षाओं में ये आ जाएगा। और यदि पीसीएस परीक्षाओं में योग आया तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे स्वीकार करें। ठीक है, आगे लिखिए, चलिए। इसलिए थोड़ा सा फोकस होके पड़े। अभी देता हूँ संदीप जी, थोड़ा सा मौका देता हूँ उनको बोलने को। लिख लीजिए फटाफट, हम लोग कंप्लीट कर लीजिए नहीं तो समय भी हो जाएगा। ग्लूकोज मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ग्लूकोज मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? योग करने पे शरीर में थकान होने का कारण कौन सा एसिड है? योग करने पर शरीर में होने वाले थकान का कारण कौन सा एसिड है? अगला प्रश्न, जन्म के समय बच्चे की नब्ज गति कितनी होती है? नब्ज गति कितनी होती है? आगे देखिए। ग्लूकोज को लीवर में ग्लूकोज को लिवर में संग्रहित करने में यानी उसे वहां तक रखने में, सेव करने में कौन सहायक है? कौन सहायक है? इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ग्लूकेगॉन। आगे लिखिए। भोजन पचने की क्रिया कहाँ शुरू होती है? अगला है, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है? डोनर, यूनिवर्सल डोनर। हड्डी जो मस्तिष्क की रक्षा करती है क्या कहलाती है? हड्डी जो मस्तिष्क की रक्षा करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस है स्कैपुला, पटेला, स्टर्नम, क्रेनियम, है ना। आगे,
कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉट के लिए जरूरी है? जब जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, तो ये पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं, बस प्रश्न की आत्मा लिख लीजिए तो काम हो जाएगा। प्रश्न की आत्मा हो गया ब्लड क्लॉट के लिए जरूरी विटामिन, या ब्लड क्लॉट आगे डैश विटामिन नेम आगे डैश आंसर। इस तरीके से भी इमला बोला जाता है ना इसे, जो मैं बोल रहा हूँ इसे इमला बोलते हैं हिंदी भाषा में, पता नहीं आप लोग को याद हो नहीं। इमला और सुलेख आलेख सब लिखा आप लोगों ने कभी जीवन में? कहानी पढ़ी जाती थी और लिखवाया जाता था कि लिखो आज राम घर गया था, इसे इमला बोलना बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। प्लिया, देखिए प्लिया, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ये तीनों नाम जरूरी है, लिखिए। प्लीहा यानी स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एवं टॉन्सिल कौन से सिस्टम का भाग है? किस तंत्र का भाग है? एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस या लिम्फेटिक? आगे लिखिए। बड़ा बेहतरीन प्रश्न मिला बड़े अरसे के बाद। मानव खोपड़ी की, मानव खोपड़ी के मध्य या मानव खोपड़ी के हड्डियों के मध्य कौन सा जोड़ पाया जाता है? मानव खोपड़ी के हड्डियों के मध्य कौन सा जोड़ पाया जाता है? ऑप्शंस लिख सकते हैं आप। उपस्थि में, गोम्फोसिस, ऑप्शंस है उपस्थि में, गोम्फोसिस, स्यूचर्स या साइनोवियल, या साइनोवियल। ठीक है, अगला है छोटी आंत में मौजूद अंगुलीनुमा संरचनाएं, अंगुलीनुमा संरचनाएं जो भोजन के रस को सोख लेती हैं क्या कहलाती हैं? विलाई, एल्वोलाई, ब्रोंकाई, कॉलन। छोटी आंत में मौजूद अंगुलीनुमा संरचनाएं जो पचे हुए भोजन को सोख लेती हैं क्या कहलाती हैं? विलाई, एल्वोलाई, ब्रोंकाई या कॉलन? आगे, एक वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? वयस्क वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होता है? ऑप्शंस, बड़ा करीबी आया था ये प्रश्न, आया हुआ है। ऑप्शन सुनो, क्योंकि उत्तर तो सबको पता है। 5 से 6 लीटर, 6 से 7.5 लीटर, 7 से 8.5 लीटर, या 7 से 9 लीटर। ठीक है, आगे लिखिए। कौन सी हड्डियां फेफड़ों की रक्षा करती हैं? कौन सी हड्डियां फेफड़ों की रक्षा करती हैं? आगे लिखिए। किस ग्रंथियों से आंसू उत्पन्न होता है? किस ग्रंथियों से आंसू उत्पन्न होता है? पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या लैक्रिमल? हम्म आगे लिखिए। कौन सा तंत्र, विच सिस्टम इन्वॉल्व, कौन सा तंत्र मानव शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करता है? फेगोस्टोसिस प्रोसेस, विच सिस्टम इन्वॉल्व्स इन फेगोस्टोसिस प्रोसेस? रोगाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? और 100वां प्रश्न है कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज क्या है? मेरे 100 हो गए, आपके हुए कि नहीं हुए? कितने हुए नो मैक्सिमम? हो सर, गई सर, 90 95 हुआ सर। 92 93 सर। 91 91, 92, 93, मेरे 100 हो 95 गए, तुम्हारे 95 हो गए। ठीक है, कोई बात 92 मेरे है। 88 हुआ है। बताइए, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा भी हो जो 88, ये कौन सी बात हो रही? मेरा तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही प्रश्न दिया जा रहा था,
तो सबने सॉल्व कर लिया सबका उत्तर, और डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि 81 82 आंसर नंबर। यार मेरा तो √82 आया था, किसी का आया कि मेरा तो यार 81 पॉइंट ये आया था। एक लिख के आया था कि यार मैंने तो लिख दिया था कि मेरा तो उत्तर दिल्ली आया, तुम लोगों ने ये क्या लिख दिया? ये मैथ्स का सवाल था क्या? ऐसे ही अभी कोई ऐसा भी होगा इसमें जरूर जो अभी 15-20 सवाल लिखा होगा, क्योंकि जो बाद में ज्वाइन किया होगा, है ना। चलो आगे लिख लो। मानव 40 शरीर की सब लिखो लिखो। मलेरिया मलेरिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? फटाफट 5 लिख लीजिए। मलेरिया रोग मलेरिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? आगे लिखिए। नाखून किसका बना होता है? कैल्शियम, कैरोटीन, कार्टिलेज या टिश्यू? मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? अब मैं प्रश्न बोल रहा हूँ मानव हृदय के चैम्बर्स, तो जिनको ये पता हो कि चैम्बर, वो ये ना सोचे कि मेरे को तो ये प्रश्न आता है। इस प्रश्न में 25 ऐसे प्रश्न हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, इसलिए कृपया करके लघु शोध निबंध लिखा करें। ठीक है, चारों चैम्बर्स का क्या नाम है, चारों चैम्बर्स किसके लिए उत्तरदायी हैं, क्या डिफरेंस है। अगर आपको हार्ट 4 हिस्सों में काट के दे दिया जाए, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये चारों चैम्बर, इनका नाम क्या हो सकता है कि नहीं। आपको 2 हृदय यदि दे दिया जाए एक बारी में निकाल के, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पुरुष का हृदय है कि महिला का हृदय है ना। ये सब कैसे ये जानोगे कि ये आदमी हार्ट अटैक से मरा है कि नहीं? आपको कोई शरीर कोई शरीर मृत शरीर है और मैं उसे दे दूं, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हार्ट अटैक की शरीर है? हार्ट अटैक क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये मत सोचिए कि इसमें सिर्फ ये प्रश्न है कि चैम्बर कितना है। अगला प्रश्न लिखिए। घुटने में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है जॉइंट से, सारे जॉइंट्स का ये याद कर लीजिएगा आप, कितने प्रकार का जॉइंट होता है और कहाँ कहाँ मिलता है। खास करके ये एल्बो, घुटना, शोल्डर, गर्दन, वर्टिब्रीज। आगे लिखिए। लिवर में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है या सेफ होता है? ए, डी, के या ऑल? कोई बता सकता है कि ए विटामिन है, बी विटामिन है, सी विटामिन है, डी विटामिन है, ई विटामिन है, तो एफ विटामिन क्यों नहीं है, के क्यों हो गया, जी एच आई जे भी क्यों नहीं हुआ, सीधे के क्यों हो गया? और कोई बता सकता है कि विटामिन बी को ही इतने सारे हिस्सों में क्यों बांटा गया? और B12 कॉम्प्लेक्स है तो बीच के विटामिन कहाँ है? B8 B9 इन सबको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? चलो ये सब प्रश्न है जो दिमाग। और जो ज्यादा जरूरी है इसीलिए B12 को पढ़ाया जाता है, बाकी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, B1 B2 तो जरूरी है, B3 B4 नहीं पढ़ाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के कई सारे विटामिन को नहीं बताया जाता है, सर्च ही नहीं है उस पर कोई। आगे लिखिए। श्वसन क्रिया के दौरान वायु का आदान प्रदान किस अंग से होता है? अब तो हो गए 100 प्रश्न। श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन क्रिया के दौरान किस अंग से वायु का आदान प्रदान होता है? वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब आपके सामने 10 बजे से लेके 11 बजे तक का समय आपका अपना ही समय है, प्राइवेट आपका समय। बड़े आराम से इस पे लेख बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो जितना बने। 100 प्रश्न है, तो यदि आपका नंबर 80 प्लस आ रहा है तब तो आप सेफ हैं। यदि 80 नंबर से कम ला रहे हैं, 70 के बीच में ला रहे हैं, तो आपको आपके समय में आधे घंटे और बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि 50 से 70 के बीच में आ रहा है, तो आपको 2 घंटे आपकी पढ़ाई बढ़ानी होगी। ठीक है, आज से बता रहा हूँ। और यदि अच्छा कीजिए, यदि 50 से भी कम लेके आ रहे हैं आप, तो आपको लघु शोध निबंध लिखने की आवश्यकता है। जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे एक एक पन्ना लिखिएगा। टोटल 100 पेजेस आपको अगले रविवार से पहले लिख लेना है, यदि 50 नंबर से कम आता है तो। और ये नंबर चेक कैसे होगा? ये नंबर चेक हो जाएगा आपके गूगल से। आप लिखिएगा प्रश्न, यदि कोई प्रश्न ऐसा रहा जिस पे आपको
प्रश्न उत्तर नहीं मिल पा रहा है या आपको डिस्कस करने की आवश्यकता है, तो मैं उस पर उपस्थित हूँ। मेरे साथ आप कभी भी चर्चा कर सकते हैं। कभी ऐसा हो कि ग्रुप में बात नहीं हो पा रही, तो आप व्यक्तिगत संदेश भी भेज दीजिए, मैं उससे संबंधित कोई डेटाबेस आपको भेज दूंगा। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल पे तकरीबन 450 से 500 किताबें हैं जो मैंने भेज रखी हैं। योग से संबंधित 500 किताबों का मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी मानो, ठीक है। और 500 किताबों में आपका जीवन निकल जाए फिर भी ना पढ़ पाने के आप, तो कोशिश करो कि एक एक बार उसे पढ़ लो। पढ़ने को लगातार पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, लेकिन इतना समय होता नहीं है कि फोन पे आदमी पीडीएफ पढ़ ही नहीं पाता। तो कोशिश कीजिए कि प्रिंट निकाल लीजिए आप, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मौसम यहाँ का बहुत परिवर्तित हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी धूप निकल आ रही है। कोई प्रश्न है आज का? सर एक मेरा प्रश्न है जो कि पूछिए। सब्जेक्ट से थोड़ा सा आउट है लेकिन ज्यादा और आउट नहीं है। आइए सर आइए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे आज 4 तारीख है, तो अगर मुझे 8 तारीख को कोई काम करना है, हम्म तो उसमें हम 8 तारीख का डेट 12 बजे के बाद लेंगे या ब्रह्म मुहूर्त का टाइम से उठाएंगे? कैसे उसको सेट किया जाए? हाँ, आपके सोने का समय, क्योंकि देखिए दिन, जो हम लोग दिन गिनते हैं ना, वो भारतीय रेलवेज दिन गिनती है रात के 12 बजे के बाद से, तो उसका दिन शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि भारतीय रेलवेज 24 घंटे जाग रही है, इसीलिए वो 24 घंटे के फॉर्मेट को लिखती है। मेरे अनुसार अगर आप मेरा समय पूछेंगे, तो मैं ना तो 7 दिन को मानता हूँ और ना ही 24 घंटे को मानता हूँ। मेरे हिसाब से सारा का सारा दिन एक ही दिन है, उसका नाम है सोमवार। फॉर मी एवरी डे इज मंडे। कोई भी दिन सैटरडे संडे फ्राइडे ये नहीं है। और दूसरी चीज, 24 घंटे में मेरा घंटा नहीं बटा हुआ है, मेरा हिसाब किताब बटा हुआ है मेरे सोने के सापेक्ष। मैं सोता हूँ कुल मिला जुला के 4 घंटे। तो 4 घंटे सोना और 2 घंटे मेरे जीवन के नित्य कर्म। नित्य कर्म में जैसे स्नान शौच, ठीक है, उसमें चेस खेलना भी, ये भी इन्वॉल्व है। तो चेस खेलने को निकाल दीजिए और नित्य कर्म को निकाल दीजिए, 4 घंटे सोने के निकाल दीजिए, तो 6 घंटा मेरा अपना जीवन है। 1 घंटा मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे संस्था के लिए डिवोटेड है। बाकी सब पढ़ाई लिखाई इससे संबंधित कार्यों के लिए या योग से संबंधित कार्यों के लिए डिवोटेड है। तो यदि आपका समय इस तरीके का है कि आप रात को 2 बजे सोते हैं, तो 12 बजे से क्यों मानोगे उस दिन को? आपने अगर 8 बजे का, 8 तारीख को कुछ करना है आपको, और आपका 8 तारीख सुबह होता है, आप 10 बजे सो के उठते हो, तो आपका 8 तारीख 10 बजे से शुरू होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सो रहे हो और कितने बजे उठ रहे हो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे 8 तारीख को कोई काम करना है, हम्म तो हम उस टाइम को 12 बजे के बाद को पकड़ेंगे या बारह बजे ब्रह्म के मुहूर्त बाद जो 3:30 बजे का टाइम है उस टाइम को मैंने पकड़ेंगे? उसी का उत्तर दिया ना। मैंने बताया कि अगर आप, ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त को लेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन टेक्निकल अगर देखा जाए तो 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा समय, अगर टेक्निकल देखा जाए तो। लेकिन नॉन टेक्निकल देखा जाए, आध्यात्मिक दार्शनिक बात की जाए, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा, लेकिन टेक्निकल 8 बजे 12 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब मैंने वही बताया कि जो, ये तो टेक्निकल बात हो गई, एक हो गई आपकी फिलोसॉफिकल बात, और एक हो गई यथार्थवाद। यथार्थवाद ये है कि आप जितने बजे सो के उठो उसी के बाद से 8 तारीख शुरू होगी, है ना। जब उठ जाए तब सवेरे। क्या कह रहे हो? जब उठ जाए तब सवेरे। हाँ, तभी सुबह है। वही चीज है कि अब सो के उठ रहे हो 1 बजे, तो क्या करोगे? अब 1 बजे दोपहर में सो के, कई सारे ऐसे भी हैं निशाचर जिसको मैं जानता हूँ, रात भर जगते बेचारे, और सुबह उठते हैं उनका जैसे वियतनाम में मैं था, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमारा हमारा जो बैच है, वो प्रातःकाल वियतनामी समय अनुसार 5 से 6 चलता है। तो जो मेरे साथ वाले लड़के थे जो गए हुए थे नए नए, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। उन्हें ये सरदर्द बना रहता था कि सुबह 5 बजे की क्लास लेनी है, इसलिए 4:30 बजे उठना है। तो 4:30 बजे मतलब 4:45 पे उठ के 15 मिनट के अंदर नहा धो के योग की कक्षा तक पहुंच जाता था वो लड़का, नाम नहीं लेता हूँ। और फिर 6 बजे क्लास खत्म हुई और वापस 6:05 में वो रूम में आता था, और 6-7 बजते बजते वापस नींद में, गहरी निद्रा। और एक ही उत्तर होता था उस बेचारे का कि नींद पूरी नहीं हो पाती, सुबह सुबह उठ जाओ तो। और फिर उठता था 11 बजे, है ना। तो अब उसका दिन बेचारे का, वो तारीख थोड़ी देखेगा, उसका उसका दिन ही 11 बजे से शुरू हो रहा है कि नहीं। तो आपके ऊपर है कि आप कितने बजे से क्या लेके चल रहे हो। क्षमा कीजिए बार बार। और कोई प्रश्न है? आज मेरे को आपके किसी राजस्थान विश्वविद्यालय से फोन आया था, किसी बीकॉम
कि बच्ची थी कोई, एमएससी कर रही है वो। बीकॉम ऐसा अलाउ करते हैं क्या राजस्थान में? कॉमर्स से ग्रेजुएट हो तो एमएससी कर सकते हो। ऐसा यूजीसी का नियम नहीं है, नियमावली नहीं है कि आप अ, किसी अन्य साइंस ग्रेजुएट नहीं हो तो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते आप, ये नियम होता है। लेकिन यदि कोई विश्वविद्यालय दे रहा हो तो हो सकता है उनका अपना बाईलॉज हो, ये नियमावली हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। पता नहीं आज कक्षा में है कि नहीं है। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, वापस कल हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। कल हमारी नई यूनिट शुरुआत हो जाएगी। कल हम लोग किसी अन्य नए टॉपिक के साथ, अभी मैं देखता हूँ कि कल क्या पढ़ाएंगे, अभी खुद ही बनाता हूँ हिसाब किताब और फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। एनाटॉमी के प्रश्न अभी लगातार चलेंगे। एनाटॉमी के जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, यूनिट कह लीजिए आप, जैसे छठी यूनिट का बिल्कुल बेटा मान लो आप 10वीं यूनिट को, 10वीं यूनिट का पूरा प्रभाव छठी यूनिट पे पड़ता है। यानी सारे आसनों का प्रभाव शरीर पे ही पड़ना है। तो उससे संबंधित बहुत सारे रोग, उससे संबंधित बहुत सारे विकार, इससे बहुत प्रश्न आए हैं और बड़ा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मैं कुछ चुन के रखे हुए हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रश्न है, हाँ, एक प्रश्न देखो, टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक बड़ा शानदार प्रश्न आया था। योग कक्षा में यदि छात्र बार बार अतार्किक हास्यास्पद प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आया हुआ है। अतार्किक यानी कि बिना मतलब का सवाल है, और हास्यास्पद प्रश्न, मजाकिया प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे छात्र को कठोर दंड देंगे, साधारण दंड देंगे, शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, स्वयं की शिक्षण विधि एवं अनुशासन युक्तियों में सुधार करेंगे। अब बताओ मैं क्या करूंगा? मैं तो रिमूव कर दूंगा, है ना। हास्यास्पद प्रश्न कोई पूछेगा तो मैं रिमूव कर दूंगा। कठोर दंड देने का तो प्रावधान नहीं होता है। यही चौथे नंबर ऑप्शन पे जाएंगे आप, स्वयं की शिक्षण विधि एवं अनुशासन युक्तियों से सुधार करेंगे, बस। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके का प्रश्न है। उसके बाद अब देखिए जो सेकेंडरी एनाटॉमी का, ये मैं आपको प्राइमरी प्रश्न लिखवा रहा हूँ। सेकेंडरी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कितने सारे सुनो। प्रश्न है कि किस आसन के निरंतर अभ्यास से जठराग्नि इतनी उद्दीप्त हो जाती है कि विष भी पच जाता है? सेकेंडरी प्रश्न है। ठीक है, कौन से आसन के अभ्यास से आदमी जल्दी उठने लगता है? ये सब तो सिंपल है। अधिक प्रोटीन के सेवन से कौन सी समस्या होती है? मोटापे से होने वाला रोग कौन सा नहीं है? मोटापे का क्या कारण नहीं है? मधुमेह रोग में शर्करा का स्तर कैसा हो जाता है? कमर दर्द स्लिप डिस्क के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ये सब आए हुए प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सेकेंडरी ऑप्शन भी हमेशा प्रिपेयर रखना है। ठीक है, यानी कि यूनिट 10 को भी टच करते रहिए। 10-10 सवाल भी लोगे यूनिट 10 का तो यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आधी यूनिट यानी कि यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 के बीच में हम लोग इसी फरवरी के बीच में समाप्त कर देंगे। यूनिट 6 मैंने पढ़ा दिया है। अभी बाकी के यूनिट में से कोई यूनिट में लूंगा और आगे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर यूनिट 5 से के बीच में जो भी आएगा, 5 से 10 के बीच में, वो समाप्त हो जाएगी। जो बाकी का बचा हुआ कोर है वो उसी हिसाब से तैयार करूंगा कि तुरंत घुट्टी पिलाई जाए और जाके आप वहां पे एग्जाम में हिट करके चले आओ। क्योंकि यदि अभी पिला दी जाएगी घुट्टी तो आप भूल जाओगे, ये मैं जानता हूँ, है ना। तो जो जैसे उपनिषद है, उपनिषद में सब में ब्रह्म है, सारे उपनिषदों का मूल है ब्रह्म। अब वहां तत्वोपनिषद, इन सारे उपनिषदों को, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, आप देख के बोलोगे भगवान किसको मारे, सब एक ही जैसे है। तो वो उसी समय मैं बताऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट से पहले, एग्जाम के 15-20 दिन पहले जो हम लोग लास्ट लेंगे। और रिवीजन से बेहतरीन कोई चीज नहीं होती है। तो कोशिश कीजिए कि रिवीजन खूब करते रहें, जो भी पढ़े उसका रिवीजन करें और अपनी एक कॉपी बना के रखिए, व्हाइट कॉपी हमेशा कोशिश करो। देखो मेरे पास सन 2011 की कॉपी है, मेरे पास अभी तक है, सेफ एज इट इज। कॉपी जितना बेहतरीन बना के रखोगे उतना ही बेटर है। हमेशा से मैं अपने, मतलब मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बताओ मेरे बचपने की कॉपियां जो है वो सब है। और देखो मैं तुमको अपनी योग की कॉपी दिखाता हूँ, देखो। मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। मैं भेज फोटो खींच के इसकी भेजूंगा। तो सब नाड़ी से संबंधित है, बताइए कितना बेहतरीन प्राण, हाँ। तो अच्छा अच्छा लगता है कि आपकी कॉपियां जो है वो बिल्कुल उपस्थित है। मेरा भारत महान, ये उस समय की कॉपियां आया करती थी। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यही समाप्त करते एक हैं, मिलते हैं प्रश्न अगली और बार। है, एक प्रश्न हाँ। और है। सर, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और उसके 3 चैम्बर ब्लॉक हो चुके हैं, एक चैम्बर ही उसका बचा हुआ है, तो क्या उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक कराया चैम्बर जाए या फिर ब्लॉक योग नहीं के होता द्वारा कराया महाराज, जाए? चैम्बर नहीं ब्लॉक होता। मेरे को, रुको एक मिनट बताता हूँ।
एक चीज आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मुझे समय दो। बढ़िया प्रश्न है, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, बाकी जो लोग रुकना चाहे वो रुक सकते हैं। ठीक प्रश्न है आपका, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें अब जब आ ही गए हैं तो हम लोग इसमें एक और, चलो ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये नोड्स होती हैं जो नर्वस सिस्टम में कार्य करती हैं, ऐसे नोड है ना, नोड्स ये ऐसे हिट करती हैं और यही चलता है। इसी हिसाब से चैम्बर्स का ओपनिंग क्लोजिंग पूरा कार्यक्रम चल रहा होता है, फिर वो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, और इसी आधार पे पूरा ये आपका सिस्टम कार्य करता है। इंटरनल ब्लॉकेज बहुत कम देखी जाती है। दो ही तीन कारण है आपके हार्ट फेलियर के, या तो ऊपरी लेयर आपकी ब्लॉक हो चुकी हो, या इसमें जो है ये जो नोड्स आ रही है इसमें इसमें दिक्कत आ रही है। तो यदि कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में ब्लॉकेज है तो वो एक अलग अलग कारण है, लेकिन यदि तनाव का कारण है तो वो इसे परेशान करेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड कर, इंटरनल ब्लॉकेज ऐसा नहीं है कि खून के अंदर बहुत सारा मलबा चल रहा है और वो आके, क्योंकि वो खून बार बार किडनी से होके गुजरता है, तो वो उसके जिस जो आप सोच के कह रहे हो ना कि ये इस तरीके का इंटरनली भर जाए, कोई चीज वो भर जाए जैसे नाली में कोई चीज भर जाती है, ऐसा नहीं होता। दो कारण है, या तो वो ऐसे भी नोट्स हैं वो प्रभावी हो रही हो, या ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को भी दिखा देता हूँ। ये तो एक नोट्स वाला हिस्सा था, एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो, ये हार्ट है ना, तो ये जो नसें दिख रही हैं आपको ऊपर वाली, साधारण शब्दों में इसे आप समझिए, ये है, इन्हें ही आर्टरीज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज। इसमें ब्लॉकेज होने की संभावना ज्यादा होती है। अब जैसे ये है, ये देखो, ये आराम से पंप कर रहा है, खून धीरे धीरे भाग रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्लेक आके एकत्रित होना शुरू हो जाता है, जैसे प्लेक बोलते हैं या कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हो, बस एक कारण ये भी होता है हार्ट अटैक होने का। अब इसमें क्या करते हैं, वही स्टंट वाला सिस्टम लगाना शुरू होता है। स्टंट क्या करता है, स्टंट आता है और इसे चौड़ा कर देता है। कैसे स्टंट को भेजते हैं वो भी देख लीजिए। ये आया स्टंट, ये है स्टंट, ठीक है। अभी क्या करता है, ये फैल जाएगा और फिर रास्ते को क्लियर कर देगा, आराम से चीजें बाहर जाती, फिर वो जो ब्लड सेल्स है वो बड़े आराम से धीरे 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 बाहर जाती रहेगी। ये देखो, ये स्टंट निकाल, ये, ठीक है। तो ये एक स्टंट, अब वो चेक कर लेते हैं, वो एक्सरे में दिख जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो फिर उन दिक्कत के हिसाब से काम चल जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ब्लॉकेज की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अधिकतर जो पुरुषों को होता है वो ऐसे एवी नोड्स के चक्कर में होता है, महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होता है, ठीक है। 1% महिलाओं को हार्ट अटैक होता है। 1,000 आदमी मरेगा हार्ट अटैक से तो एक महिला मरती है हार्ट अटैक से। ये दिव्य वरदान प्राप्त है, और इस दिव्य वरदान का कारण क्या है, रोना। जितना बेहतरीन आदमी रोना जानता हो उतना ही हार्ट अटैक बचाने की संभावना ज्यादा है। बाकी यदि उतारू ही हो गया है कि वो डेली पिज्जा बर्गर पे ही रहेगा, गंदे तेल में गोलगप्पे खाएगा, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं हम ही लोग, ठीक है। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो, ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुसातिर्भवतु। बहुत बहुत आभार आप लोगों के समय और सहयोग के लिए, देर रात तक अध्ययन करने के लिए। कोशिश कीजिए कि आज का काम आप लोग कम से कम 20 25 50 प्रश्न तो अभी लिख ही लें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत